Assalamu alaikum. Welcome to lecture on formal specification and verification. My name is Dr. Vilay Khan and I'm an assistant professor at ComStats University Islamabad Wa campus. आज के लेक्चर में हम प्रीवियस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कॉक प्रूफ असिस्टेंट को यूज करके इंडक्शन की और प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास अभी तक जितने लेक्चर्स हमने लिए उसमें हमने ये लाइब्रेरी basics.v के नाम से बनाई है। इस basics.v लाइब्रेरी में हमने कॉक के बहुत सारे डेफिनेशंस हमने इसमें बनाए हैं। डेटा टाइप था और उसके ऊपर हमने ये एनुमरेटेड डेटा टाइप का एक एग्जांपल था। हम डेटा टाइप के ऊपर कुछ फंक्शंस बना के पैरेलेमास डिफाइन वेरीफाई कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। बूलियन डेटा टाइप था और बहुत सारे फंक्शंस और एंड वगैरह हम डिफाइन कर चुके हैं। नोटेशंस भी हम यूज कर चुके हैं। फिर रेड कलर आरजीबी और कलर दो इंडक्टिव डेटा टाइप्स हम डिफाइन कर चुके हैं। नेचुरल नंबर्स और उसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कई नोटेशंस हम इसके ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। और एंड पे हमने एक डेटा टाइप बाइनरी के नाम से डिफाइन किया था, प्लस एक रिकर्सिव फंक्शन, म्यूचुअली रिकर्सिव फंक्शन हमने उसके ऊपर डिफाइन किया था टू इंक्रीमेंट बाइनरी नंबर्स। हम इस फाइल को आगे मजीद बढ़ा सकते हैं। हम इसमें और डेफिनेशंस इंक्लूड कर सकते हैं, लेमास बना सकते हैं, उनको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम और मॉड्यूल्स या और लाइब्रेरीज खोलें और उसमें हम मजीद प्रूफ्स को कैरी करें। तो हम जितना भी कॉक स्क्रिप्ट बना रहे थे उसको हम डिफरेंट लाइब्रेरीज में डिवाइड करें तो ज़्यादा एक मॉड्यूलर अप्रोच होगा, तो ज़्यादा कोड को, कॉक स्क्रिप्ट को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो हमें एक नया न्यू फाइल को हम खोल सकते हैं और उसमें हम आगे मजीद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को कैरी कर सकते हैं, कॉक स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। तो मैं यहीं से फाइल एक न्यू लाइब्रेरी खोल लूंगा। ये एक न्यू लाइब्रेरी है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं सेव कर रहा हूँ इसको एक नया नाम मैं दूंगा induction.v के नाम से। और ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ। कॉक टीचिंग फाइल 20 फाइल मैंने सी ड्राइव में बनाया है, जिसमें basics.v हमारा जो कॉक स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने बनाया है ये ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ है। तो induction.v के नाम से मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ और ये नया फाइल हमें अब नजर आएगा। तो basics.v है और induction.v हमारे पास सिर्फ ये दो फाइल्स है मेरे सी ड्राइव में, कॉक टीचिंग फाइल 20 फाइल में। आप चाहे तो ये फाइल, ये प्रोजेक्ट कोई नाम दे दे और कहीं पर भी आप स्टोर कर सकते हैं। सी ड्राइव में स्टोर करने का रीज़न मेरे लिए सिर्फ ये है कि इसको यहाँ तक कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ आना कदर ज़्यादा आसान है। तो आप चाहे कहीं और भी इसको एक नया फोल्डर, नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, वहाँ पर इधर .v फाइल आप कॉक में इधर बना सकते हैं। तो जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल C++ है या जावा है, वहाँ पर हम लाइब्रेरीज इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने अपने बनाए हैं या किसी और के लाइब्रेरीज पहले से बने हैं, उसको इंक्लूड करना है तो हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हम कॉक में भी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो basics.v एक लाइब्रेरी है जो हमने बनाई है, कॉक स्क्रिप्ट है, इसको हम इधर इंक्लूड कर सकते हैं। और जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में है कि अगर आप लाइब्रेरी को इंक्लूड करें तो उस लाइब्रेरीज में जितने डिफिनीशंस है, जितने फंक्शंस है, उनको आप डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हम इधर जो भी लाइब्रेरी, कॉक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, हम उस लाइब्रेरी के फंक्शंस, डेटा टाइप्स, नोटेशंस, लेमास, थ्योरम्स, उन सबको हम इधर इंक्लूड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं विद इन द प्रूफ। फॉर एग्जांपल हम किसी थ्योरम को रीराइट करा रहे हैं, तो अगर वो थ्योरम इंक्लूडेड लाइब्रेरी में होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर थ्योरम इसी फाइल में नहीं है या ऐसे लाइब्रेरी में जिसको हमने डिफाइन किया उसमें नहीं है, तो फिर ये कॉक कंपाइलर कंप्लेन करेगा। तो
तो यहाँ पर हम बेसिक्स डॉट पी जो हमने बनाया हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, और इसके लिए कॉक कमांड है रिक्वायर इम्पोर्ट बेसिक्स, जस्ट फाइल का नाम लिख दो, डॉट लगा ले इधर। तो ये हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस एग्जिस्टिंग इंडक्शन डॉट पी में, और इसको हम रीयूज करते हैं इसके डेफिनेशंस को। मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये हमें एरर दे रहा है, एंड द एरर इज अनएबल टू लोकेट लाइब्रेरी बेसिक्स। ये बेसिक लाइब्रेरी इसको मिल नहीं रहा। तो अगर मैं देखूंगी तो हमारे पास बेसिक्स डॉट पी लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये इसको ये मिल नहीं रहा, ये फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं। द रीजन इज कि हमारे पास बेसिक्स डॉट वी तो है, ये सोर्स स्क्रिप्ट है, लेकिन इसका कंपाइल्ड वर्जन नहीं है। जिस तरह जावा में डॉट क्लास फाइल जनरेट होते जावा डॉट जावा कंपाइलर्स को जनरेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कॉक कंपाइलर को यूज करके हमें आउटपुट फाइल हमें जनरेट करना होगा। तो बेसिक्स डॉट वी था, तो हमें बेसिक्स डॉट वी ओ के नाम से एक फाइल जनरेट करना होगा यूजिंग कॉक कंपाइलर। तो कॉक कंपाइलर को यूज करके हम बेसिक्स डॉट वी फाइल को पहले कंपाइल करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो फिर हम इसको इधर इंक्लूड कर सकते हैं, और जो कंपाइल्ड वर्जन है उसको भी हम इसी लाइब्रेरी में जहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर हम इसको लाएं या उधर ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पाथ के प्रॉब्लम्स एरर्स नहीं देगा कंपाइलर। तो इसके लिए इस फाइल को कंपाइल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल तरीका इधर फॉलो करूंगा, पर मोर मेथड्स फॉर मोर अप्रोचेस मैं आप लोगों को रेफर कर रहा हूँ कि लॉजिकल फाउंडेशन के इंडक्शन डॉट पी फाइल को आप खोले, वहां पर आप मजीद पढ़े। तो चले कॉक कंपाइलर को यूज करके बेसिक्स डॉट पी को कंपाइल करते हैं। तो मैं कमांड विंडोज में काम कर रहा हूँ तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊंगा। अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे तो कॉक सी को कम ओपन करने का उधर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने का अलग तरीका होगा। तो मैं वापस अपने सी ड्राइव में आता हूँ। सी ड्राइव में वापस आता हूँ और अपने जो कॉक टीचिंग फाइल है मैं उधर चला जाता हूँ। तो वहाँ हमें मैं अब अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में हूँ। मैं कॉक्सी कंपाइलर यूज करके स्पेस देके कॉक्सी ये कमांड हमने इस्तेमाल करना है, जो कि कॉक कंपाइलर को ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा। और इधर स्पेस दे के मैं बेसिक्स डॉट वी बेसिक्स डॉट वी के नाम से फाइल इधर मेंशन करूंगा। तो हमारे पास ये फोल्डर है और ये मेरे पास मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है। तो यहाँ पर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा इफ वी आर लकी तो हमारे पास इधर कई और फाइल्स बनेंगे। तो चले देखते हैं। तो कुछ वार्निंग्स के बाद ये एग्जीक्यूट कर रहा है और हमारे पास ये सक्सेसफुली कई और फाइल्स बने हैं। तो ये कुछ एक्सिलरी फाइल्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फाइल बेसिक्स डॉट वी ओ है। ये हमारे पास वो आउटपुट फाइल है जिसको हमने ये कॉक कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको इंक्लूड करेगा। और चूंकि बेसिक्स डॉट वी में कोई एरर नहीं था तो इसने इसको सक्सेसफुली कंपाइल किया। इन एडिशन कुछ दो फाइल्स और खुले हैं। ये प्लस डॉट एम एल है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये असल में जो प्लस फंक्शन हमने नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया था बेसिक्स डॉट वी में, तो उसका ओकामल लैंग्वेज में कोड हमने एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्शन फीचर को यूज करके एक कमांड हमने यूज किया था बेसिक्स डॉट वी में। तो बेसिकली जब हम इसको कंपाइल करके ये आउटपुट फाइल बनाते हैं तो वट एवर इज देयर इनसाइड द बेसिक्स डॉट वी वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है, कंपाइल हो जाता है। तो साथ में वो कोड एक्सट्रैक्शन वाला कमांड भी कंपाइल हुआ और उसने ये आउटपुट फाइल भी जनरेट किया। अगर वो ना होता तो फिर ये जनरेट ना होता। तो फॉर द टाइमिंग हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जस्ट बेसिक्स डॉट वी ओ की जरूरत है और ये ऑलरेडी हमने इधर इंक्लूड किया हुआ है। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, तो असल में ये बेसिक्स डॉट वी ओ को इंक्लूड कर देता है और उसका एग्जीक्यूटेबल वर्जन, कंपाइल्ड वर्जन इंक्लूड करता है। तो अब हम इस ट्राई करते हैं कि क्या अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये एक्सेप्ट कर रहे, साथ में एक वार्निंग भी है कि कुछ
लोडिंग एमएल फाइल एक्सट्रैक्शन प्लगइन और ये सब कुछ इसने कर लिया, और एक नोटेशन जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये एक वार्निंग है, हम इसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हैं कि कुछ नोटेशन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं और नेटस्कोप में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम फॉर द टाइम बिंग इसको इग्नोर करते हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडक्शन टेक को यूज करके हम चीजें वेरीफाई करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक थ्योरम मैं बनाना चाहूंगा। एक थ्योरम है प्लस एन। इंडक्शन को देखते हैं कि इंडक्शन क्यों इतना यूजफुल टैक्टिक है। तो एन ओ, और मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट ट्राई। एक कोशिश करते हैं गलत तरीके से एक लेमा एक थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, n इज इक्वल टू n प्लस 0। इस थ्योरम को ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं। जस्ट मैंने नाम प्लस एन ओ इस किस्म का एक थ्योरम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम वेरीफाई कर रहे थे, तो तब हमें इस किस्म की एक थ्योरम की जरूरत या लेमा की जरूरत पड़ी थी। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। मैं इसको रीयूज कर रहा हूँ ताकि हम देख लें कि इंडक्शन या इंडक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अगर मैं केस एनालिसिस करूं यूजिंग डिस्ट्रक्ट, तो फिर हम कहाँ पहुंचते हैं। तो चले प्रूफ मोड में चलते हैं और इसको देखते हैं। एज यूजुअल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन हाइपोथेसिस को। एक ही वेरिएबल है, नेट डेटा टाइप का जस्ट एक ही वेरिएबल है, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो नाउ वी आर हियर। अब केस एनालिसिस को यूज करके मैं डिस्ट्रक्ट इंस्टेड ऑफ इंडक्शन, अगर मैं डिस्ट्रक्ट को यूज करूं तो फिर हमें क्या मिलेगा। डिस्ट्रक्ट एन, एक ही नेचुरल नंबर का एक ही वेरिएबल है, तो मैं इसी के ऊपर केस एनालिसिस करना चाहता हूँ। इसी के ऊपर केस एनालिसिस का मतलब है कि इन हमारे पास एक मरतबा ओ होगा और दूसरी मरतबा ये एस ऑफ समथिंग होगा, एस फॉलोड बाय एन एट। तो ये दो केसेस हमारे पास, दो सब गोल्स हमारे पास खुलने चाहिए। और जो दूसरा पहला सब गोल है, इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन दूसरे सब गोल में एक वेरिएबल भी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम चाहें कि ये इनिशियली जो ओरिजिनल वेरिएबल हो से ये डिफरेंट हो, या हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल नाम देना चाहे, तो इसके लिए फिर हम इंडक्शन एज कमांड या एज कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे और आगे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर जितने सब गोल्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे यूजिंग वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल आर सिंबल है, तो इसमें जितने नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे उन वेरिएबल्स को हम अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम इसको कॉक कंपाइलर के लिए भी छोड़ सकते हैं कि वो डिसाइड करे। तो यहाँ डॉट लगा के एस कमांड को एग्जीक्यूट ना करे, तो ये अपना कंपाइलर, कॉक कंपाइलर अपनी तरफ से वेरिएबल्स डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कभी कभार वो जो कॉक अपनी तरफ से वेरिएबल्स डिसाइड करता है थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हम अपनी तरफ से वेरिएबल्स डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हो। अच्छा, तो हमारे पास चूंकि दो सब गोल्स है, तो एक वर्टिकल लाइन होगा जो दोनों सब गोल्स के वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेगा। चूंकि पहले सब गोल में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्योंकि n वुड बी रिप्लेस्ड विद o, तो कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो हमारे पास इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और दूसरे सब गोल में हमारे पास एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इन प्राइम चूज करता हूँ। मैं चाहूँ तो m कर सकता हूँ, चाहूँ को कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल माई नेट वेरिएबल, मैं इस तरह का नाम भी रख सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इन प्राइम नाम इसके लिए चूज करता हूँ। तो डॉट लगाएंगे और हमारे पास अब हमारे पास पहले गोल में कोई वेरिएबल नहीं है, दूसरे गोल में, सब गोल में एक ही वेरिएबल है और उसको मैं इन प्राइम नाम देना चाहता हूँ। अगर और वेरिएबल्स होते तो मैं इधर स्पेस दे के दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी नाम मैं इधर चूज कर सकता था। ओके, तो मैंने इसको कंपाइल किया। अब दो सब गोल्स ही बने और जो दूसरे सब गोल में वेरिएबल है, नाउ दैट इज नॉट एन बट इट इज एन प्राइम, क्योंकि इसको मैंने रीनेम किया। तो हमारे पास दो सब गोल्स खुले। मैं एज यूजुअल मैं बुलेट पॉइंट प्लस, फर्स्ट लेवल का बुलेट पॉइंट मैं यूज करूंगा प्लस, तो पहले सब गोल के ऊपर फोकस आ जाएगा और दूसरा सब गोल हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग डिसअपियर हुआ है। इसका फायदा यह है कि हमारे पास ये जो सब गोल्स वाला विंडो है ये ओवर क्राउडेड नहीं होगा और हमारे पास जस्ट पहले गोल के ऊपर ही फोकस होगा और हम इसको अब क्लोज करेंगे। इस वक्त चूंकि
ये इंतहाई सिंपल केस है, तो मैं सिंप्लीफिकेशन टेक यूज करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और हमारे पास रिजल्ट ये प्लस ऑपरेटर, चूंकि दोनों तरफ जीरो है तो बाय डेफिनेशन ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, जीरो हमें देगा। अब हमारे पास सिंटैक्टिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, तो मैं इसको ऑटो से आराम से क्लोज कर सकता हूँ। सो दिस सब प्रूफ इज कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर कुछ और अनफोकस्ड सब गोल्स है। यस ऑफ कोर्स, हमारे पास दो सब गोल से तो दूसरा सब गोल हमारे पास अभी उसको प्रूव करना बाकी है। तो प्लस अब सिंबल यूज करके मैं उसी सब गोल पे आ जाऊंगा। नाउ आई एम देयर। मैं सिंप्लीफाई टैक्टिक को यूज करके मैं आगे मैं जा सकता हूँ थोड़ा सा। तो हम एक स्टेप आगे तो चले गए, लेकिन अब हमारे पास कोई यूजफुल यहाँ पर हमारे पास कोई यूजफुल हाइपोथेसिस नहीं है या कोई टैक्टिक नहीं है कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। सो हम आगे नहीं जा सकते। इवन दो एन प्राइम प्लस जीरो हमारे पास ऐसा कोई लेमा होता तो हम इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वही लेमा तो एग्जैक्टली हमारे पास इधर है जो कि जिसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो हम इधर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस प्रूफ को मैं इधर बीच में छोड़ देता हूँ। मैं इसको एडमिट करूंगा तो ये फॉर द टाइमिंग एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक और कमांड है अबाउट जो कि इस प्रूफ को फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट करता है, अबाउट करता है। तो आई जस्ट फिनिश, आई वांट टू फिनिश दिस प्रूफ। एडमिटेड को फॉर द टाइमिंग एक्सेप्ट करता है और ये फॉर द टाइमिंग इसको अबाउट करता है, मतलब इस प्रूफ को बीच में छोड़ देता है। हम अबाउट करते हैं इस प्रूफ को। अच्छा, इस थ्योरम को आगे हम इंडक्शन को यूज करके अगर कंटिन्यू करें, थ्योरम प्लस एन ओ और सेकंड ट्राई फॉर ऑल एन अप टाइप नेट, और मैं एन प्लस एन इज इक्वल टू एन प्लस जीरो। तो ये हमारे पास वही सेम लेमा है, और मैं इसको दूसरे तरीके से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो एज यूजुअल एंट्रो, और अब मैं इंडक्शन यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्ट। और डिस्ट्रक्ट जैसा कि हमने देखा, हमने डिस्ट्रक्ट तो कर लिया, लेकिन जब हम दूसरे सब गोल में चले गए तो हमारे पास कोई यूजफुल हाइपोथेसिस बचा नहीं था। अब अगर हम इंडक्शन को यूज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है और हम प्रूफ को क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। तो जिस तरह हमने इंडक्शन डिस्ट्रक्ट इस्तेमाल किया ओवर एन, हम इसी तरह इंडक्शन कर सकते हैं। और इंडक्शन करेंगे तो अगेन हमारे पास दो सब गोल्स खुलेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास डिस्ट्रक्ट में खुले थे। तो इस वक्त ये दोनों प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे चल रहे हैं यहाँ तक। यहाँ हमने एज कमांड यूज किया था ताकि हम जो नए वेरिएबल्स बीच में इंट्रोड्यूस होंगे उन नए वेरिएबल्स को हम अपनी तरफ से रीनेम करना चाहते हैं। तो जिस तरह डिस्ट्रक्ट में हमने एज इस्तेमाल किया था, बिल्कुल इसी तरह हम एज इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरीका वही है। हमारे पास पहले सब गोल में कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं वर्टिकल लाइन से पहले इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। दूसरे में हमारे पास एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ इनफ्राइम। साथ में हमारे पास चूंकि इधर एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी जनरेट होगा जो कि डिस्ट्रक्ट के केस में नहीं था, तो इसको मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस का नाम दे सकता हूँ, जो कि दूसरे सब गोल में जब जाएंगे तो हमारे पास ऊपर एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस प्लस एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा हाइपोथेसिस में, तो उन दोनों को रीनेम में कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको कंपाइल करूं तो हमारे पास वो जो दूसरे सब गोल में नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस नए वेरिएबल को हमने इनप्राइम के नाम से रीनेम किया। और दूसरे, अब चूंकि इसी दूसरे सब गोल में जब हम आएंगे तो एक हाइपोथेसिस हमें नजर आएगा, और उस हाइपोथेसिस का नाम ऑटोमेटिकली कॉ की आई एच रखेगा। अगर इधर हम कोई और नाम रख ले तो कोई और नाम होगा, अगर कोई नाम ना रखे तो का कंपाइलर अपनी तरफ से कोई नाम चूज कर लेगा। तो तब विजिबल होगा हाइपोथेसिस जब हम इस दूसरे सब गोल में आएंगे। फॉर द टाइम बिंग हम एज यूजुअल प्लस बुलेट पॉइंट को यूज करके, सिंबल यूज करके हम आगे फर्स्ट गोल के ऊपर फोकस कर लेंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ तक। इस लाइन के अलावा ये प्रूफ बिल्कुल डिस्ट्रक्ट जैसा ही चलेगा। ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं।
and now we are in the second sub goal. अब हम जरा देखें तो हमारे पास एन प्राइम एक नया वेरिएबल हमारे पास आया प्लस एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस आया. दिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब हमने डिस्ट्रक्ट टैक्टिक यूज किया था तो हमारे पास ऐसा कोई हाइपोथेसिस आया नहीं था और यही रीजन थी कि हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. और इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस का नाम भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक रखा है IH, इंडक्टिव हाइपोथेसिस. अगर हम ये छोड़े तो कॉक अपनी तरफ से कोई नाम रखेगा. और जब सिंपल थ्योरम्स हो तो तब तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस होते हैं तो फिर वो जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस के नाम रखे जाती है, वेरिएबल्स के नाम रखे जाते हैं, वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. तो अगर हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नाम देना चाहे तो हम ये एज कमांड को यूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं. तो सिंप्लीफाई कर ले, देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से आगे हम किस तरह जा सकते हैं. इस वक्त हम इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस को नहीं अप्लाई कर सकते हैं और हमें कोई यूजफुल स्टेप हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम एक यूजफुल स्टेप में आ गए और अब हमें क्लियर नजर आ रहा है कि एन प्राइम प्लस जीरो नीचे भी है और एन प्राइम प्लस जीरो ऊपर भी है. तो अब हम रीराइट करा सकते हैं, यानी इंडक्टिव हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम एन प्राइम प्लस जीरो की जगह एन प्राइम इधर रीराइट करा सकते हैं. सो वी वांट टू रिप्लेस this n prime plus 0 with n prime and we already have the proof for this. Inductive hypothesis हम हमारे पास है. तो rewrite inductive hypothesis. अच्छा, जब मैं inductive hypothesis को rewrite करूंगा इसी तरह तो ये by default from left to right rewrite करेगा. From left to right का मतलब है कि n prime कंक्लूजन में देखेगा, दिस इज कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में एन प्राइम को देखेगा और जहां एन प्राइम मिले तो उसको एन प्राइम प्लस जीरो से रिप्लेस करेगा. तो ये भी ठीक है क्योंकि दोनों सूरतों में हमारे पास एन प्राइम हमारे पास एन प्राइम प्लस जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे. लेकिन मैं अगर चाहूं कि एन प्राइम प्लस जीरो को एन से रिप्लेस करूं तो इसके लिए मुझे एरो इधर लगाना होगा. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मुझे रिराइट करना पड़ेगा. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसी डायरेक्शन में मुझे रिराइट करना पड़ेगा. उसके लिए तो मैं लेफ्ट एरो में इस्तेमाल करूंगा. सो इट वुड राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो एन प्राइम प्लस जीरो को एन प्राइम से इसने रिप्लेस कर लिया. अब मैं ऑटो को यूज करके इस गोल को क्लोज कर सकता हूँ. ऑटो और we should be able to close this QED. So we are done with this proof. तो यहाँ पर प्लस एन जीरो प्लस एन ओ ऐसा एक थ्योरम या लेमा हम ऑलरेडी बेसिक ज्योमेट्री में साबित कर चुके हैं. लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि हम डिस्ट्रक्ट और इंडक्शन टैक्टिक को हम कंपेयर करें ताकि हमारे पास वाज़ेह हो कि इंडक्शन ज्यादा पावरफुल है. जरूरी नहीं कि आप हर मरतबा इंडक्शन इस्तेमाल करें. कई जगहों पर आपको डिस्ट्रक्ट ज्यादा सिंपल प्रूफ विदाउट इंडक्टिव हाइपोथेसिस जनरेटिंग आपको कंप्लीट कर सकता है. फॉर एग्जांपल बुलियन टाइप के ऊपर जब हम रीजनिंग कर रहे थे तो तब हमारे पास कई लेमा हमने साबित किए कि जिसमें डिस्ट्रक्ट ही यूजफुल टैक्टिक था. इंडक्शन के ऊपर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं. थ्योरम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लेमा बनाते हैं. मल्टीप्लाई जीरो एट द राइट साइड फॉर ऑल n net n स्टार जीरो इज इक्वल टू n. तो हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ जीरो मल्टीप्लाई करें तो ये आपको जीरो देगा. दिस इज राइट, दिस इज इनकरेक्ट. सो जीरो हमें मिलेगा. प्रूफ मोड में चलते हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया. हम मल्टीप्लाई जीरो और इस थ्योरम का नाम है. मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल n ऑफ टाइप नेट n मल्टीप्लाइड विद जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो ये हम साबित करना चाहते हैं और देखते हैं. एंट्रो इस n को ऊपर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. सो ये हमने इंट्रोड्यूस किया और अब इंडक्शन n के ऊपर मैं इंडक्शन करना चाहता हूँ. n इंडक्शन ऑन n और एज भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ.
पहले सब गोल में चूंकि नेचुरल नंबर है तो पहले सब गोल में n की जगह कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तो आई लीव दिस एम्प्टी। दूसरे सब गोल में n प्राइम होगा, और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी हमारे पास आएगा, तो इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस को नाम मैं रखता हूँ IH। ओके, तो हमारे पास दो सब गोल्स हैं। पहले सब गोल में चलते हैं, और पहले सब गोल को एज यूजुअल हम सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन एक तरफ जीरो होगा तो हमें जीरो मिलेगा, तो ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरे सब गोल में चलते हैं, और हमारे पास एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस कि इन प्राइम मल्टीप्लाइड विद जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इस दूसरे सब गोल में सिंप्लीफाई देखते हैं कि हमारे पास कुछ यूजफुल, यहाँ पर इन प्राइम जीरो है, यहाँ पर इस सब इन प्राइम जीरो है, हम डायरेक्टली रिराइट नहीं कर सकते, तो देखते हैं कि अब क्या बनता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इन प्राइम स्टार जीरो हमें मिलता है। एस ऑफ इन प्राइम स्टार जीरो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इन प्राइम स्टार जीरो बनता है। तो हमारे पास एग्जैक्टली ऊपर वाला सिचुएशन है, तो हम रिराइट करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिराइट वुड वर्क। तो हम n प्राइम जीरो हमारे पास नीचे भी हैं और ऊपर हाइपोथेसिस में भी हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम रिराइट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिराइट करेंगे, तो n प्राइम जीरो रिप्लेस होगा विद जीरो। तो रिराइट करें, रिराइट, हमारे पास ये जीरो जीरो है और हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। नो मोर सब गोल QED। तो हमने इस थ्योरम में भी इंडक्शन को यूज किया और हमने इसको क्लोज किया। अच्छा, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और एक फंक्शन नेचुरल नंबर्स के ऊपर बनाते हैं, ताकि हमें मजीद इंटरेस्टिंग लेमास बनाने में हेल्प हो। हमारे पास फंक्शंस जितने ज्यादा होंगे तो हम मजीद डिफरेंट टाइप्स के लेमास और थ्योरम्स बना सकते हैं। तो मैं एक ऐसा फंक्शन नेचुरल नंबर्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ कि जब हम इसको एक नेचुरल नंबर दे तो ये हमें डबल दे, और मेरे ख्याल से ये फंक्शन ऑलरेडी हम बेसिक्स डॉट पी में बना भी चुके हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन था कि नहीं बेसिक्स डॉट पी में, शायद नहीं है, तो मैं इंडक्शन में ही कंटिन्यू करूंगा, अगर होगा तो ये हमें एरर दे देगा। तो रिकर्सिव फंक्शन है, फिक्स फाइंड में यूज करूंगा डबल, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, और इसका एक ही आर्गुमेंट होगा एन अब टाइप नेट, और उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी नेट होगा, एंड दिस इज डिफाइंड एज पैटर्न मैचिंग करेंगे। एन के ऊपर एक ही आर्गुमेंट है, मैच एन विद पहला जो पैटर्न होगा वो ओ होगा, ऑब्वियसली इट इज नेचुरल नंबर, तो ओ होगा। तो मैं अगर ये ओ है तो डबल हमारे पास टू मल्टीप्लीकेशन से हमें जीरो ही मिलेगा, तो हम जीरो रिटर्न करा रहे हैं, इसको मैं ओ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो हम अगर पहला आर्गुमेंट नेचुरल नंबर, सॉरी एक ही आर्गुमेंट है, तो अगर एन ओ है तो हमारे पास आउटपुट ओ होगा, अगर एन एस ऑफ समथिंग है तो हमारे पास ये एस एस और डबल एन प्राइम ये हमें मिलना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, देखिए अगर हमारे पास ये लेट सपोज वन है, तो वन को डबल करना से हमें टू मिलेगा, तो हम टू एसेस अगर हम लेफ्ट साइड पे लगा ले, दो एसेस लगाने का मतलब है कि उसकी वैल्यू के साथ हम टू प्लस कर रहे हैं असल में। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, ये डबल रिटर्न कर, ये डबल रिकर्सिव अपने आप को कॉल कर रहे हैं, और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा दो एसेस लगा के एन प्राइम का जो भी डबल होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये टू है तो ये डबल इसका फोर रिटर्न करेगा एन प्राइम, और फिर एसेस इधर हम लगा लेंगे तो ये हमारे पास डबल हो जाएगा। या इनिशियली हम अगर इधर टू इनपुट में देंगे तो हर वैल्यू के साथ ये दो एसेस लगा रहे हैं, तो दैट वुड मेक इट डबल द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो हमारे पास ये डबल हमारे पास ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, और मैं इसको कंपाइल करना चाहता हूँ कि देखते हैं कि ये इधर डॉट नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा डॉट, इसको हम कंपाइल करते तो ये हमारे पास डबल हमारे पास डिफाइन हो चुका है। अच्छा,
तो डबल इसको इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहे हैं। और कंप्यूट और डबल में देखता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक वैल्यू में देता हूँ एस 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 ओ, और ये वैल्यू मैं क्लोज करता हूँ। ये हमारे पास डबल, इसका 3 का डबल क्या हमें मिलेगा? क्या ये 2 मल्टीप्लाई कर रही है, 2 प्लस कर रहे हैं? जरा देखते हैं। ये 3 है हमारे पास, जब इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डबल कर रहे हैं, वैल्यू को डबल कर रहे हैं। ये 3 है तो ये इसको इससे 6 बना रहा है। इसको मैं फॉर एग्जांपल 4 करता हूँ, तो 4 का ये 8 रिटर्न करना चाहिए, ये 8 रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी हम इसको वैल्यू देते हैं ये हमें या डबल, इधर आप इंस्टेड ऑफ एसएस हम इधर फॉर एग्जांपल 5 दे दें, 6 दे दें, तो ये हमें 12 रिटर्न करना चाहिए। और याद रखिए यहाँ पर हम अब नेचुरल नंबर्स के जो सिंबल्स है 0 1 2 3 वगैरह, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। सही। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये जस्ट लाइक एक कैलकुलेटर है, मतलब डबल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 कर रहा हूँ, 1000 कर रहा हूँ, तो ये डबल करेगा, 2000 हमें दे रहा है। सो इट वर्क्स। अब हम इस डबल, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, तो इस डबल को हम यूज कर सकते हैं और लेमास हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेमा मैं बनाना चाहता हूँ, लेमा प्लस एन और सक्सेसर ऑफ एम है, फॉर ऑल एन एम, 2 वेरिएबल्स है, और मैं कहता हूँ कि इस ऑफ एन प्लस एम हमारे पास ये इक्वल है एन प्लस सक्सेसर ऑफ एम, ये इसके बराबर है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेमा प्लस एन एस एम। मेरे ख्याल से इस तरह का एक लेमा हम ऑलरेडी बेसिस में डिफाइन कर चुके हैं। देखते हैं कि ऐसा कोई लेमा है कि नहीं। अच्छा, नहीं है एग्जैक्टली इसी नाम से कोई लेमा नहीं है। अच्छा, मैंने डबल इधर यूज नहीं किया, लेकिन डबल आगे हम इसके अगले वाले लेमा में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इस लेमा को साबित करने के लिए हम इंडक्शन का प्रैक्टिस करते हैं। प्रूफ मोड में चलते हैं और एंट्रोज करेंगे। एंट्रोज एस इसलिए मैंने लगाया कि इधर चूंकि 2 वेरिएबल से दोनों एक ही टैक्टिक के एग्जीक्यूशन से ऊपर चले जाएंगे, तो एंट्रोज वो दोनों चले गए ऊपर, दोनों हाइपोथेसिस में चले गए, इन और इन दोनों नेट डेटा टाइप के हैं। तो अब हमारे पास इंडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन इंडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हम n के ऊपर इंडक्ट करेंगे, तो ये अपनी तरफ से n को रिप्लेस कर लेगा एक गोल में, सब गोल में o के साथ, दूसरे सब गोल में n के साथ। अगर मैं यहाँ पर भी as को इंट्रोड्यूस कर लूं, as, तो पहले सब गोल में मैं n को नहीं रिप्लेस करना चाहता, दूसरे सब गोल में मैं इसको n प्राइम से रिप्लेस करना चाहता हूँ, और एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी जनरेट होगा। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस ओवर n, तो मैं इसको IHN के नाम से नाम देना चाहता हूँ। ओके, तो हमारे पास अब पहले सब गोल में चलता हूँ और उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। SFM आउट ऑफ सम इसको क्लोज कर सकते हैं। और अब हम दूसरे सब गोल में आते हैं। दूसरे सब गोल में आएंगे तो हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस नाम वही है, और एन प्राइम इंट्रोड्यूस, 2 नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो एक का नाम एन प्राइम और दूसरे हाइपोथेसिस, तो ऐसा IHN हमने इसका नाम रखा है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हर मर्तबा डायरेक्टली ना करें, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग गोल में क्या हम हाइपोथेसिस को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो हम सिंप्लीफाई करके देख रहे, शायद कोई ऊपर और नीचे हमें एक जैसी शक्लें नजर आए। तो ये बिल्कुल एस ऑफ एन प्राइम प्लस एम, एस ऑफ एन प्राइम प्लस एम एग्जैक्टली हमें मिल रहा है। तो हम रीराइट करा सकते हैं। रीराइट IHN हम करेंगे तो ये एस ऑफ एन प्राइम प्लस एम ऊपर भी है और एस ऑफ एन प्राइम प्लस एम नीचे भी है। तो बिल्कुल ये जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है,
ये n प्राइम प्लस sm से रिप्लेस हो जाएगा, n प्राइम प्लस sm से। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो आई कैन नाउ क्लोज दिस सब गोल विद ऑटो, और QED से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इस प्रूफ को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चले अब डबल का इस्तेमाल करते हैं कि डबल हम डेफिनेशन हमने बनाया, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। डबल एक लेमा है, डबल प्लस फॉर ऑल n, मैं डबल किसी n को करूं, n को डबल करूं, या n को अपने आप के साथ एक मरतबा ऐड कर लूं, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल 3 को आप डबल कर रहे हैं या 3 प्लस 3 कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट 6 आना चाहिए। तो ये लेमा का स्टेटमेंट है। अब प्रूफ मोड में चलते हैं, एंट्रोज लगाते हैं। एंट्रो एक ही वेरिएबल है तो एंट्रो इज सफिशिएंट। और अब हम इंडक्शन करना चाहते हैं एन के ऊपर एज, और चूंकि नेचुरल नंबर है तो पहला सब गोल कोई नहीं है, पहले सब गोल में कोई वेरिएबल नया नहीं है, दूसरे सब गोल में एन प्राइम है, और उसको मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस का नाम भी दे सकता हूँ। जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनेगा, पहला सब गोल जब हम क्लोज करेंगे तो दूसरे सब गोल के लिए एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी होगा, और मैं इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस अब डबल नाम देना चाहता हूँ। सही, ओके। तो पहले सब गोल के ऊपर फोकस करते हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई डबल जीरो है तो पहला आर्गुमेंट जीरो होगा, एन जो आर्गुमेंट है जीरो होगा तो ये जीरो रिटर्न करेगा, एज डेफिनेशन हमें यही बताता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जीरो रिटर्न करेगा। और राइट साइड पे प्लस है, और प्लस का भी हमें पता है कि जब एक आर्गुमेंट जीरो होगा तो रिजल्ट दूसरा रिटर्न दूसरा आर्गुमेंट करेगा, और दोनों जीरो होंगे तो जीरो रिटर्न करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ऑटो से ये क्लोज होगा। और इस दूसरे सब गोल के ऊपर फोकस करते हैं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। और याद रखें जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ इसका नाम एन प्राइम है, और जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस हुआ है इस दूसरे सब गोल में उसका नाम हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस डबल रखा है। तो अब हमारे पास डबल इन प्राइम है। यहाँ हम डायरेक्टली हम इसको रिराइट नहीं करा सकते, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, और अब हमारे पास डबल अब हमारे पास रिराइट कर सकते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये भी रिराइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डबल इन प्राइम है। तो डबल इन प्राइम हमारे पास ये है, तो इन प्राइम प्लस इन प्राइम से हमें नीचे मिलेगा। तो चलिए रिराइट करते हैं, रिराइट इंडक्टिव हाइपोथेसिस डबल। अब हमारे पास ये लेमा हमारे पास ये एस अप इन प्राइम प्लस इन प्राइम हमारे पास नीचे आ चुका है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी हम एक लेमा इधर साबित कर चुके हैं, तो जरा देखते हैं कि क्या हमारे पास इसको रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। जरा देख ले, एस अप एन प्राइम प्लस एन प्राइम है, एस अप एन प्राइम एस अप एन प्लस एम है। तो अगर हम इसको या राइट साइड पे देख ले, इसको हम कैसे रिराइट कर सकते हैं कि हमारे पास ये इसको हम क्लोज कर लें। यहाँ पर हम एस ऑफ एन प्राइम प्लस एन प्राइम है, इसी के ऊपर हम रिराइट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। रिराइट, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम रिराइट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जब हम करते हैं तो ये एन प्राइम प्लस एस ऑफ एन प्राइम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिलते हैं, और हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। तो हमने डबल इस लेमा में हमने डबल यूज किया, जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन हमने इधर बनाया है। और
हमने प्लस इनफ एस एम जो लेमा हमने इधर बनाया था, इसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ी, और इसको हमने यूज करके इस लेमा को हमने क्लोज किया। सो नाउ वी कैन क्लोज दिस प्रूफ। सो इंडक्शन एक यूजफुल टेक्निक है। हम आगे इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और थ्योरम्स एंड लेमास बनाएंगे और उसको प्रूव करेंगे। और आपने ये भी देखा कि हमें अगर मजीद लेमास और थ्योरम्स की हमें ज़रूरत होती है तो या प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन आप फॉर्मली कोई स्पेसिफिकेशन का काम करते हैं, किसी प्रॉब्लम को आप फॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं, तो आपको इसी तरह की रिलेवेंट फंक्शंस बनाने पड़ते हैं और उन फंक्शंस को फिर आप लेमा के स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं और फिर आप उसके ऊपर रीजनिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफी था। इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में हम इस इंडक्शन टॉपिक को आगे मजीद बढ़ाएंगे।